हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए स्टैटिक जीके जीएस का वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 13 है। ठीक है, यदि आप 1 से लेकर 12 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, परम शून्य तापमान क्या होता है, बताइए। परम शून्य तापमान क्या होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान। ठीक है, परम शून्य तापमान जो होता है सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर बताओ तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया गया है जिससे आपको प्रश्न समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है, निरपेक्ष शून्य न्यूनतम संभव तापमान है जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के परमाणु कोई तापीय ऊर्जा संचित नहीं करते हैं, ये पूरी तरह आराम कर रहे हैं। यह केवल केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री है जिसका अनुवाद -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेल्सियस में इतना रहेगा और केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक पिंड 4 डिग्री सेल्सियस पानी में तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो क्या होगा, बताइए। चाहे कोई भी पिंड हो या कोई शरीर हो, तो बताइए। तो राइट आंसर होगा पिंड डूब जाएगा, शरीर डूब जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 4 डिग्री सेल्सियस पानी में तैरता है तो उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो उसमें पिंड जो है डूब जाएगा। यदि आप भी तैर रहे हैं तो भी डूब जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने पर 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है तो जमीन से टकराने पर उसका वेग क्या होता है, बताइए। क्या होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त गिरावट पर 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है तो जमीन के प्रभाव पर उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, प्रश्न जो आता है घुमा फिरा कर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, रेक्टिफायर को परिवर्तित करते हैं। रेक्टिफायर किसको परिवर्तित करते हैं, किस में परिवर्तित करते हैं, बताइए। एसी से डीसी को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर जो होते हैं एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है, एक रेक्टिफायर एक या अधिक डायोड से बना एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, बताइए। क्या नाम है फ्रेंड? तो राइट आंसर सीवी रमन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, ये देख लेते हैं हम। दिया गया है यहाँ पर 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण के साथ घटता है, बताइए। तो राइट आंसर ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है आप पृथ्वी से नीचे जाएं या ऊपर जाएं दोनों की स्थिति में घटता है। ठीक है, जो जी का मान है दोनों की स्थिति में घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर यही दिया गया है, एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब भारत में हुआ था। उन्होंने सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया, 13 जनवरी 1949 को उनका जन्म हुआ था पंजाब में, और राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचता है बताइए। तो राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में गुजरती है तो वेरिएबल प्रभावित होते हैं बताइए। क्या क्या प्रभावित होते हैं। तो राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होते हैं और आवृत्ति जो है समान रहती है। ठीक है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। वाहन में मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है क्या कहलाता है बताइए। क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। आजकल के जो वाहन चल रहे हैं हीरो होंडा जो भी वाहन, उसमें जो दूरी हम तय करते हैं उसकी गणना जो जिस उपकरण के द्वारा होती है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, आज के समय में ओडोमीटर लगा रहता है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो वाहन द्वारा दूरी तय की गई गणना की जाती है वो ओडोमीटर द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है एक ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए एक उपकरण है, जैसे साइकिल या कार। उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों का संयोजन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है बताइए। तो राइट आंसर है पास्कल। वेरी सिंपल प्रश्न था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है बताइए। कौन सा सम्मिलन स्थल है। तो राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कौन सा है बताइए। तो राइट आंसर होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि का। ठीक है, फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी बताइए। कहाँ पर की गई थी फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति या सभा राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था बताइए फटाफट। तो राइट आंसर होगा 385 किलोमीटर दूरी तय करके उन्होंने कानून का विरोध किया था। ठीक है, नमक कानून का विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। वेटन कप किस खेल से संबंधित है। वेटन कप किस खेल से संबंधित है बताइए। किस खेल से संबंधित है फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।